हेलो दोस्तों, आपके लिए बेसिस की पाठशाला पर एक नया सेगमेंट मैं लेके आ रहा हूँ जो कि इतिहास से संबंधित है। क्लास 10 की जो हिस्ट्री की किताब है उसमें कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर क्लास 10 के वो विद्यार्थी जो इस साल अपना बोर्ड देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए तो ये जो श्रृंखला मैं लेके चलने वाला हूँ वो तो वरदान साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा जो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, नेशनलिज्म इन यूरोप। किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, और कई सारे सेगमेंट्स में हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पर आप लोगों को हर एक वीडियो में समझाते चलूँगा, जिससे आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th। और बहुत प्यारा टॉपिक जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है फ्रेडरिक सोर्यू का यूटोपियन विजन, कि वो जो इमेज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट के बारे में भी मैं आज आप लोग के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर ठीक करूँगा। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। देखिए, यहाँ पर जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाई थी, और इस इमेज का जो मेन मोटो है वो एक तरीके से उस समय की एब्सोल्यूटिस्ट जो सिस्टम चल रहे थे उन सिस्टम को शैटर्ड करने का एक तरीका माना जा सकता है। आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस इमेज में 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला चीज़ है कि लोग अपने हाथ में फ्लैग लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा एक ऐसी इमेज आपको दिखाई दे रही है जिसके हाथ पर एक टॉर्च है और दूसरे हाथ पर चार्टर। वहीं पर जमीन पे बिखरे हुए आपको राजा महाराजाओं के सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही आकाश से देवता और क्राइस्ट लोगों को यह बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो और इस सत्ता को नए तरीके से चलाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे पॉइंट को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला इमेज है वो यहाँ पर लोगों का है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिबर्टी की एक प्रतिमा लगाई गई है। इस लिबर्टी के पास कुछ लोग हैं जो इसके दाएं तरफ हैं और कुछ लोग हैं जो इसके बाएं तरफ हैं। लिबर्टी के बाएं तरफ वैसी संस्थाएं हैं जो कि लिबर्टी की प्रक्रिया को अटेंड कर चुके हैं। इसमें अमेरिका अर्थात यूएसए, स्विट्जरलैंड और हाल ही में 1945 में सेकेंड रिपब्लिक बना फ्रांस दिखाई दे रहा है। अगर आप इस लिबर्टी के दाएं साइड देखेंगे तो आपको लोगों की कतारें दिखाई देंगी। इन लोगों की कतारों में आपको सबसे पहले जर्मनी दिखाई देगा, उसके बाद सिसिली दिखाई देगा, लोम्बार्डी दिखाई देगा। इसके अलावा आगे चल के इंग्लैंड और बाकी देश भी आपको इस इमेज में दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर इस इमेज का जो मेन आइटम है वो है लिबर्टी। ये लिबर्टी की जो प्रतिमा है इसे कहा जाता है एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप अपने इमोशन को, जहाँ पर आप अपने थॉट को एक इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग एलिगरी या पर्सोनिफिकेशन। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग लिबर्टी की प्रतिमा के बाएं साइड हैं, अर्थात उन्होंने लिबर्टी की प्रक्रिया, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, जहां पर लोगों के पास अधिकार अर्थात राइट्स उपस्थित होते हैं। इन राइट्स में राइट टू स्पीच होता है, एक्सप्रेशन होता है, वर्क होता है, बिलीफ होता है, थॉट होता है। जहां पर भी फ्रीडम के साथ राइट एग्जिस्ट करते हैं वहां पर लिबर्टी की शुरुआत मानी जाती है। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का ये इसी लिबर्टी के आधार पर ही लड़ा गया था। तो अमेरिका हो गया, फ्रांस जो 1848 में दोबारा से रिपब्लिक बना वो लिबर्टी को प्राप्त कर चुका है। वहीं पर जर्मनी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 ये फेल हुआ था। इस वजह से जर्मनी बस लिबर्टी की तरफ पहुंचने वाला है और ऑटो वन बिस्मार्क इसको लिबर्टी की तरफ लेकर जाएंगे। तो लिबर्टी के एक हाथ में है राइट ऑफ मैन, या जिसे कहा जाता है चार्टर, जिसमें लोगों के अधिकारों के विषय में बात कही गई है। ये वही अधिकार हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में चार्टर एक्ट में लिखे गए थे। वहाँ पर जो चार्टर राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन डिक्लेयर किया था वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं।
और इस लिबर्टी के दूसरे हाथ में है वो है एनलाइटमेंट की टॉर्च। कारण क्या है? क्योंकि जब सत्ता जो है या कहें जो इतिहास का युग है, ये युग परिवर्तित हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? ये मध्यकाल से आधुनिक काल की तरफ आ रहा है। तो जब मध्यकाल से आधुनिक काल की तरफ कोई युग आता है तो ऐसे में आप देखेंगे कि लोगों के पास ज्ञान की प्राप्ति होगी, एनलाइटमेंट होगा। और एनलाइटमेंट के लिए ये टॉर्च जो है उसी एनलाइटमेंट को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर जो लोग अभी तक अंधकार युग में थे, जहाँ पर उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, आज वो यहाँ से निकलकर अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में लिबर्टी का सिंबल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप जब देखेंगे जमीन पे बिखरे हुए राजा और रानियों के चिन्ह, ये चिन्ह बताते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट कंट्रोल जो आज तक चल रहा था, वो निरंकुश शासन, वो एब्सोल्यूटिस्ट कंट्रोल जो है अब पूरे तरीके से यहाँ पर समाप्त है। अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो अपने निरंकुश शासन को प्रदर्शित करेगा। लोगों के पास अपनी शक्ति है, अपने अधिकार हैं, अपना संविधान है और राजा की शक्ति इसी संविधान से नियंत्रित की जाएगी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ऐसे कहते हैं संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? जहाँ पर हम गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं, जहाँ पर राजा अपनी शक्ति को या सरकार अपनी शक्ति को संविधान के माध्यम से प्राप्त करता है। तो ऐसे में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो ये शैटर्ड क्राउन बता रहे हैं यहाँ पर कि अब कोई राजा अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा, निरंकुश नहीं होगा, एब्सोल्यूटिस्ट नहीं होगा। वहीं पर अगर आप इस चित्र में चौथा एलिमेंट देखेंगे वो है हेवन में जो उपस्थित देवतागण हैं। ये देवतागण क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं। ये लोगों को टकटकी बांध कर देख रहे हैं और ये निहार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लिबर्टी की तरफ इसी तरीके से आगे बढ़ो। तो ऐसे में इस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। उस कॉन्सेप्ट का नाम था नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। दोनों क्या है समझाता हूं मैं आपको यहाँ पर। नेशन स्टेट, देखिए नेशन का मतलब होता है कॉमन आइडेंटिटी, जहाँ पर लोग एक जैसे व्यवहार या विचार या कल्चर या भाषा को लेकर आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर नेशन का फॉर्मेशन होता है। और जब एक नेशन के साथ वहाँ की ज़मीन, वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार और सरकार की संप्रभुता अर्थात सोवरेंटी आती है, तो ऐसे में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेशन स्टेट एक सोवरेन टेरिटरी होती है जहाँ पर लोगों के पास एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसा संस्कार होता है और एक जैसा कल्चर होता है। वहीं पर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें तो ये भी सोवरेन टेरिटरी होती है, लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड पावर रूल करने का प्रयास करती है। तो ऐसे में नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट में डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जहाँ पर नेशन एक कॉमन आइडेंटिटी की बात करता है, वहीं पर मॉडर्न स्टेट जो है वो बात करता है एक सेंट्रलाइज्ड पावर की। तो ऐसे में सेंट्रलाइज्ड पावर है, वहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटी के लोग रह सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस बढ़ता है इन बिटवीन द नेशन स्टेट एंड द मॉडर्न स्टेट। इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा, वो अगला वीडियो आएगा नेपोलियनिक कोड पर कि क्या है नेपोलियनिक कोड और किस तरीके से नेपोलियन ने परिवर्तित किया था पूरे यूरोप को, और क्यों मेटरनिख नेपोलियन को हराना चाहता था और हराने के बाद किस तरीके से नेपोलियन को एग्जाइल करके एक द्वीप पर भेज दिया गया और वियना कांग्रेस के माध्यम से यूरोप में क्या परिवर्तन मेटरनिख ने किया था। ये जानेंगे हम लोग, ये बात करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेस की पाठशाला। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।